स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का बेसिक समझ लिया है। द लिविंग वर्ल्ड ये भी हमने समझ लिया है और अडेप्टेशंस इसको भी हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम यानी कि पूरी लिविंग वर्ल्ड ये कितनी चीज़ों में डिवाइडेड है? टू थिंग्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से फर्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो दूसरा वाला है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, लायन, एवरीथिंग विच शोज ह्यूमन और लिविंग प्रोसेसेस। मतलब कि जो जैसे अगर एक स्टोन नॉन लिविंग है, लेकिन क्या नॉन लिविंग स्टोन ब्रीदिंग कर सकता है? क्या वो अपने आप किसी जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो सकता है? क्या वो मूवमेंट शो कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, फिर आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि अरे मैंने तो देखा हूँ कई बार आंधी की वजह से आता है, बट नहीं, क्या वो खुद से वो सारे प्रोसेसेस कर पाता है? नहीं कर पाता है, इसीलिए वो नॉन लिविंग हुआ। अब ये जो पूरा एंटायर लिविंग वर्ल्ड है वो कितनी चीज़ों में क्लासिफाई हुआ है? दो चीज़ों में। फर्स्ट वन इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड वन इज द नॉन लिविंग वर्ल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि लिविंग वर्ल्ड क्लासिफाई हो सकता है दो चीज़ों में, मतलब क्या? यस स्टूडेंट्स, ट्राई। यस, यू आर करेक्ट। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी क्लास में जब हम कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे स्टोन को मैंने नॉन लिविंग थिंग में करा और ह्यूमन बीइंग्स को लिविंग थिंग्स में करा, तो वो क्या हो गया? हमने दो चीज़ें थी क्लासिफिकेशन के लिए, हमारे पास कितनी चीज़ें थी? दो चीज़ें थी, एक था लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा था स्टोन। हमने उसको अलग अलग क्लासेस में बांटा, मतलब एक क्लास थी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली, दूसरी क्लास थी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली। स्टोन गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले में और ह्यूमंस गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले में। ओके, तो इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन मीन्स classifying things, means dividing a particular criteria based on a specific criteria in different classes। इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास देखो इतनी, हम ग्रामर में भी पढ़ते हैं, हमें मुझे याद है हमको भी क्वेश्चन दिया जाता था, इतने सारे नाउन्स रहते थे, उनमें से काउंटेबल कौन से हैं और अनकाउंटेबल कौन से हैं, इनमें क्लासिफाई क्वेश्चन लिख कर आता था। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन इन पर्टिकुलर क्लासेस। That's all students, okay? Now let's move on forward, and first question it's let's recall. In what different ways is the diversity in living things seen? देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें डाइवर्सिटी मतलब हम लोग उसको हिंदी में विभिन्नता बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका परफेक्ट मतलब जानना है तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब बहुत सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं तो हमको देखने मिलता है वो इतने सारे हैं, तो जो ग्रेट नंबर है वो क्या है? डाइवर्सिटी है। ओके, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ। हम ये जानते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट द नंबर ऑफ प्लांट्स इज इवन मोर देन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, some plants have colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are to be found in deserts which have a scarcity of water.
देखिए, अब प्लांट्स तो कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो मतलब सिर्फ फ्लावर बियरिंग होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ फ्लावर उगते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। जैसे देखो, मैं कह सकती हूँ कि लोटस प्लांट जो होता है वो पानी में पाया जाता है। सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट्स, कैक्टस, इस तरह के प्लांट्स जो रहते हैं वो हमें बहुत रेयरली दिखते हैं और वो डेजर्ट्स में मिलते हैं, विच हैव अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर। और पता है, ऐसे प्लांट्स में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन्स। अब देखो, जैसे डिओडर। अच्छा, क्रिसमस ट्री में जो सेंटा क्लॉज क्रिसमस वाली ट्री लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं? डिओडर, यस। एंड दैट डिओडर comes from the snowy regions. Some plants cannot be seen without a microscope. Microscope मतलब जब कोई चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, मतलब हमारी जो नेकेड आइज मतलब हमारी आँखों से हम उसे देख नहीं सकते हैं, तब उनको हमें किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। वो प्रेजेंट तो होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। आई होप सो इसके बारे में आपको पता होगा। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लिचन के जो भी स्पोर्स होते हैं। अच्छा, मैंगो ट्री में हमको उसकी ट्रंक दिख जाती है, लीव्स दिख जाते हैं, लेकिन लिचन जैसे एक फंगस में हमें एक एल्गी है, उसमें एल्गी मतलब जो काई बोलते हैं हम लोग, हमारे दीवारों में, ब्रिक्स में, ऐसे कई बार ऐसे ग्रीन कलर की एकदम वेलवेट की कपड़े के समान ऐसे बिछी हुई चादर समान दिखती है, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गी। तो लिचन भी पता है आपको एक प्लांट है, पर वो इतना बारीक होता है। क्या आपने कभी एल्गी के पास जाकर देखा है? आपको उसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और वो उसके रूट्स होते हैं। यस। तो इस तरह इन जो प्लांट्स होते हैं हमें इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वेयर सम आर ह्यूज इन साइज, और कुछ तो इतने बड़े होते हैं। बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, उसका हम तो बहुत छोटे से छोटा सेल भी हम नहीं देख सकते, लेकिन जो उसके पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ट्रंक है, वो सब तो हम देख सकते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। और प्लांट्स की ही तरह एनिमल्स, यानी कि जैसे अब मैं बात करूँ डायनासोर्स की ही ले लेते हैं, क्योंकि डायनासोर्स में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। अच्छा ठीक है, डायनासोर्स नहीं लेते क्योंकि डायनासोर अब जब है ही नहीं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं बात करती हूँ आपसे फिश के बारे में। फिश में कितनी सारी स्पीशीज होती हैं, बड़ी से लेकर छोटी फिश। क्या आप मुझे बता सकते हैं विच इज द लार्जेस्ट एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ टुडे? यस, it is not an elephant, it is a blue whale. I know कि ये आपको पक्का पता होगा, क्योंकि हम जब देखते हैं कि इतनी बड़ी से इतनी छोटी तक हमें मछली दिखाई देती है ना, यानी फिश दिखाई देती है, तो हम एक तरह के लिए हम तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि बाप रे, इतनी बड़ी स्पीशीज है। यस, इतनी ज़्यादा स्पीशीज हैं। तो मतलब ये हुआ कि एनिमल्स भी डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे ग्रेट नंबर पे वो प्रेजेंट होते हैं। सम आर यूनिसेल्युलर, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड राइट नाउ? यस, सम आर यूनिसेल्युलर, अदर्स आर मल्टीसेल्युलर। अच्छा, अब इन टर्म्स को आप ध्यान से देखेंगे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। देखिए फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर मतलब यूनी मतलब पता है आपको? वन होता है, वन। सेल्यूलर, सेल, आपको दिख रही होगी स्पेलिंग, सेल मतलब ऑफ कोर्स योर सेल। आपको 7th स्टैंडर्ड में सेल के ऊपर पूरा एक लेसन है। कोई भी बॉडी, इनफैक्ट हमारी भी बॉडी नंबर ऑफ सेल से बनी हुई है। आप गिन भी नहीं सकते उतने सेल से, ठीक है? मतलब अनलिमिटेड इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो और सेल एक साइज के नहीं, एक तो एकदम माइन्यूट होते हैं कुछ और कुछ जैसे नर्व सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, वो हमें दिखता है अपनी आंखों से, और जो बाकी सारे सेल्स होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं कि उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब यूनिसेल्युलर मतलब सेल, वन सेल, जो लिविंग बीइंग्स सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं,
उन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी एक बॉडी में कितने सारे सेल्स हो सकते हैं। तो मतलब अगर हमारी बात छोड़ देते हैं, ब्लू व्हेल की बात लेते हैं, ठीक है, वो तो इतनी बड़ी होती है, हाँ बिल्कुल, उसकी बॉडी भी सेल से बनी होगी। तो मतलब सोचो आप, उसके पास कितने सारे सेल्स होंगे। और एक छोटा सा, हम उसको बोलते हैं अमीबा, वो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है, एक सेल मुश्किल से उसमें होता है, बस एक सेल। अब प्रोटोजोआ की ही बात ले लो, उसमें भी एक सेल होता है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इतने छोटे होने के बाद भी उनमें एक सेल होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक सेल होता है उसे यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कई सेल्स होते हैं उन्हें मल्टीसेल्यूलर कहा जाता है। अब हम बताइए, हम मल्टीसेल्यूलर हैं या फिर यूनिसेल्यूलर? यस, हम मल्टीसेल्यूलर हैं। हम मल्टी मतलब आपको पता होगा, मल्टी मतलब होता है, मेरे को चेंज करने दो कलर, या मल्टी सेल्यूलर का मतलब इधर लिखती हूँ मैं, मल्टी मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब एक से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। मल्टी हम उसको मल्टीपल बोलते हैं, और सेल्यूलर मतलब सेल, CELL, सेल। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जितना भी स्क्रीन में मैंने की हूँ यहाँ पर लिखने का काम, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, वरना अभी वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। बाकी उसके बाद हम जब आगे पढ़ाएंगे तो एक बार शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं ये स्लाइड वापस ले आती हूँ, ठीक है? ओके। सम आर वर्टिब्रेट्स whereas others are invertebrates। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई है, Some are vertebrates whereas others are invertebrates। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में फ़र्क क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 5th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री के चैप्टर में आपने ये दोनों ही टर्म्स पढ़ी हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब वो होता है कि हमारे जो बैक होती है उधर स्पाइनल, मतलब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी का बताने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इसको मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती सिर्फ अपने लिए, मुझे आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं बहुत आराम से जाऊंगी, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, तो फिर प्लीज़ आप भी पेशेंस रखिए, एंड आई थिंक यू विल एन्जॉय द क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बैक होती है, मतलब पीठ, तो ये हमारा ब्रेन होता है। थोड़ा मैं आराम से चलूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे डिवाइसेस जो है वो इतना प्रॉपर्ली नहीं चल सकते हैं कि मैं आपको एकदम परफेक्टली, मतलब मेरे पास बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ा सकूँ, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड होता है ब्रेन के पीछे, और वहाँ से लेकर हमारी जो पीठ होती है यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर जाता है, इस पे हमको बहुत सारे कॉलम्स दिखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स बोलते हैं उन्हें। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये वाला वर्टिब्रल कॉलम होता है, दिस थिंग, ओके, तो उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें हमें ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं देखने के लिए मिलता उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि अगर हम बैठते हैं तो हम हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सहारे ही बैठ पाते हैं, अगर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो हम बैठ ही नहीं पाते, मुश्किल क्या, बैठ ही नहीं पाते। और अगर जिन एनिमल्स में, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स होते होंगे, जिनके पास ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता होगा, वो कैसे होते होंगे? सवाल ये उठता है। हम जानते हैं स्नेक्स, अर्थवॉर्म्स, ये सब रेंगते क्यों हैं? मतलब इनके पास, ये रेप्टाइल्स होते हैं, इनके पास जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसलिए ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। सो सिंपल है ना, इसीलिए ये रेंगते हुए जाते हैं।
दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आपको मैंने ये बात स्टार्टिंग से बता दी हूँ कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर एक नहीं, दो की नहीं, अनगिनत यानी अनकाउंटेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक मतलब वाटर होता है। टेरेस्ट्रियल, मेरे साथ मीनिंग्स लिखते हुए चलिए। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, लिविंग ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक मतलब वाटर एंड ऑर्गेनिजम्स। एम्फीबियन, एम्फीबियन मीन्स जो पानी के साथ साथ जमीन में भी रहते हैं। अच्छा, पानी के साथ साथ जमीन में कौन कौन रहता है मैं बताती हूँ। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग, ये सब पानी में रहते हैं, साथ ही साथ ये लैंड में भी रह सकते हैं। रेप्टिलियन, रेप्टिलियन मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगते हैं, जैसे लिजर्ड्स, कैमेलियंस, स्नेक्स, ये सब अर्थवॉर्म्स, ये सब हमारे रेप्टिलियंस में आते हैं। एरियल, एरियल मतलब जो उड़ते हैं। ईगल, आल, बर्ड, स्पैरो, ये सब किस पे आते हैं? एरियल पे आते हैं। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टाइल और एरियल बताई हूँ, ये इनमें अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे मतलब ये जितनी भी क्लासेस है ना, एक्वेटिक क्लास है, एक टेरेस्ट्रियल क्लास है। तो एक्वेटिक में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आते हैं। फिश आ सकती है, ऑक्टोपस आ सकते हैं, देन सी हॉर्स आ सकते हैं, ये सब एक्वेटिक में आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको बता दी जो लैंड में रहते हैं, जैसे काऊ हो गई, गोट हो गए, हॉर्स हो गए, लायन हो गया, डियर हो गया, नंबर ऑफ एनिमल्स। और फिर एम्फीबियन, एम्फीबियन मैंने आपको बताया जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टॉर्टॉइज हो गया, टर्टल्स हो गए। अच्छा, टॉर्टॉइज और टर्टल्स में फ़र्क क्या है? सी टर्टल्स दे लिव इन ओशंस और वो वाइल्ड होते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ डॉग्स होते हैं जो कि घरेलू होते हैं और कुछ होते हैं जंगली, ठीक है, इस तरह से। तो टर्टल्स जो होते हैं वो ओशंस में रहते हैं, और टॉर्टॉइज कैसे कि वो हम छोटी जगह में भी रखें तो भी वो आ सकते हैं। और टर्टल्स जो होते हैं वो फिशेस को खा सकते हैं, लेकिन टॉर्टॉइज फिश नहीं खाते। एम्फीबियन मैंने आपको बता दिया। रेप्टाइल, रेप्टिलियन मतलब जो रेंगते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गई, कैमेलियन, कैमेलियन भी आप जानते हैं, गिरगिट जिसे बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेप्टिलियंस होती हैं। एरियल, एरियल मतलब जो हवा में उड़ते हैं, बर्ड, स्पैरो एंड पिजन। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है? क्लास है, और इनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इससे हमको क्या किया है? क्लासीफाई किए हैं हमने। तो शायद अब आपको क्लासिफिकेशन की परफेक्ट डेफिनेशन मिल गई होगी। दीज ऑब्जर्वेशन गिव राइज टू द क्वेश्चन हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग, कि इतनी बड़ी अगर डाइवर्सिटी है तो वो एग्जिस्टेंस में, मतलब वो है कैसे, उसका अस्तित्व बोलते हैं हम। एग्जिस्टेंस का परफेक्ट मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन अस्तित्व होता है, मतलब कि वो इस दुनिया में फिजिकली यानी हम उसको छू सकते हैं, वो प्रेजेंट है, हम उन्हें देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी ग्रेट डाइवर्सिटी हमारे पूरे अर्थ में आई कैसे? मतलब कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। अब देखिए, हम एक छोटा सा बेबी जब अगर कोई बर्थ लेता है तो फिर उसके बच्चे आते हैं, फिर उसके बच्चे आते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग्स आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कौन आया होगा, ये सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर ये चेन है तो सबसे पहला कौन होगा। वैसे हमारे होली बुक्स में तो कई चीज़ें लिखी रहती है, और हो सकता है कि वो सच भी हो, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार होली बुक्स बहुत पहले प्रेडिक्ट कर देती हैं चीज़ें, हमसे भी पहले, राइट। तो उन होली बुक्स में तो कई ऐसी मतलब धारणाएं हैं कि कोई एक इंसान पहले आया, कोई, लेकिन साइंस प्रूफ मांगता है। साइंस व्हाट इट आस्क्स फॉर प्रूफ, एविडेंस। तो एविडेंस ढूंढने के लिए कई थ्योरीज बनी हैं कि आखिर पहला कौन आया होगा। तो पहला आया था, जिसको हम ये जानते हैं कि पहला आया था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल वाला, सबसे पहले इस दुनिया में आया था और वो पानी में रहता था। तो ये हो गया प्रोटोजोआ का। लेकिन अब
उसके आगे प्रोटोजोआ अगर आया तो मतलब उस पर चेंजेस होते गए होंगे, नहीं तो पूरी दुनिया ही प्रोटोजोआ होती। हम कैसे आए, हमारी स्पीशीज कैसे आई, हम इतना जानते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, राइट। ये ऑफ कोर्स ये बोला ही जाता है, लेकिन वो बंदर ही, वो एप्स थे। हाँ, उनका स्ट्रक्चर बंदरों के, मंकीज के टाइप था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया किसको पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ने के बाद ये जाना कि हाँ ठीक है, चलो हमने ये सब देख लिया, इतने सारे स्पीशीज हैं और इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी है, लेकिन ये ग्रेट डाइवर्सिटी आई कहाँ से। तो यही क्वेश्चन का आंसर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ओके, सो नाउ आर यू एक्साइटेड? सो we'll carry on with that. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस वीडियो में जितना भी बेसिक था वो मैंने पूरा क्लियर कर दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैन यू टेल से पूरा आगे का हम आपके साथ पढ़ने जाएंगे। लेकिन वेट, कैन यू टेल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैन यू टेल अभी हम ले लेते हैं और अडेप्टेशन एक नया टॉपिक है, उस मतलब एक टॉपिक है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कैन यू टेल एक शॉर्ट रिविजन के लिए, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? ये तो वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया। मतलब कि देखिए, अब जो इंसान राजस्थान में रहता है वो कैसे कपड़े पहनेगा, वो वुलन क्लोथ्स तो पहनेगा नहीं ऑफ कोर्स, और जो इंसान कश्मीर में रहता है वो कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन सकता, वो लाइट समर क्लोथ्स नहीं पहन सकता। मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उस हिसाब से वो रहते हैं। अब अगर कोई राजस्थान का इंसान अगर कश्मीर में चला जाएगा तो उसको सर्दी हो जाती है ना। क्यों होती है? क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर था क्या, गर्मी वाला, और वो गए ठंडे वाले इलाके में, तो वहाँ पर उन्हें एनवायरनमेंट में चेंज दिखा। हाँ, वो उस एनवायरनमेंट में ढलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो ढल गए। लेकिन जो चेंज हुआ वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट छोड़ेगा, तो वो सर्दी उसी के कारण हुई, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, जिस हालात में रहते हैं, जो टेम्परेचर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे हम जिंदा हैं इसलिए वो मायने रखता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाकर तो सरवाइव कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल है ही नहीं। अच्छा, आप एक बात सोचिए, सिर्फ अर्थ में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और किसी प्लैनेट में तो नहीं पाए जाते, क्योंकि और किसी प्लैनेट में ये सारे जो जितनी भी ज़रूरतें हैं, मतलब कि हवा, एयर, ऑक्सीजन होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, ये सारी पूरी नहीं कर सकती है वो नीड्स। इसीलिए सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन ये है कि आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? अगर हमने ह्यूमंस का एग्जाम्पल लिया, जब वो सेम टाइप के नहीं है तो एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ से सेम टाइप के होंगे? क्योंकि देखो, कश्मीर में क्या पाए जाते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज मतलब जैसे पाइन, डियोडर, मतलब मैंने आपको जो सेंटा क्लॉज का एग्जाम्पल दिया वो वाले। और राजस्थान में कैसे पाए जाते हैं? कैक्टस, एकेशिया। एकेशिया मतलब बबूल। Can you elaborate on any differences on the two? हम अब इसके लिए elaborate यानी हम इसको बताएंगे कि क्या differences हैं उन दोनों में। See, यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा। Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy regions. वो कहाँ flourish मतलब जीते हैं, पनपते हैं। पनपना यानी उनका मतलब वो फूलते हैं, बोलते हैं ना कि मैं यहीं पर बड़ा फूला हूँ, है ना, like that, पला बढ़ा हूँ। However, in the deserts of Rajasthan, plants like cactus and acacia, babool are to be found. लेकिन राजस्थान में cactus और acacia नाम के plants पाए जाते हैं। The camel, a desert animal, is not found in Kashmir. अब जो camel होता है, एक एनिमल है डेजर्ट में रहने वाला, वो कश्मीर में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। What is the reason for these differences? ओह, मुझे लगता है कि अब आप इसका आंसर जान गए होंगे। क्योंकि देखो, अब अगर राजस्थान में कैमल पाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीर में हमको कुछ और मिलेगा। अब एक बात और समझ लीजिए आप यहाँ पर
अगर कश्मीर वाला कोई एनिमल अगर हमारे राजस्थान में आता है, राजस्थान वाला अगर उस कश्मीर के इलाके में चला जाता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, जो कैमल के बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो पूरे किस बेसिस में बने रहते हैं, क्योंकि कैमल को पता है मुझे तो राजस्थान में ही रहना है, इसलिए उसने अपनी बॉडी को उस हिसाब में ढाल लिया है। अब जो भी अगर वो अपनी जगह चेंज करता है, मान लो कि वो कश्मीर जाता है, तो वहाँ पर उसका पूरा चेंज हो जाता है, ना तो वहाँ पर उसको रेत मिलती है, ना तो वो हॉट डेजर्ट मिलता है ना, तो उसके हिसाब से तो वो चेंज हो गया एनवायरनमेंट, तो वो अपने आप को ढालने में टाइम लगाएगा। और ये भी हो सकता है अगर उसने अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस का मतलब इसका आंसर ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द हैबिटेट इन विच कैमल लिव्स। हैबिटेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पर वो रहता है कैमल। In the habitat where the camel lives is totally different from the environment of Kashmir, from the climate weather of Kashmir. That's why the camels are not found in Kashmir. This is the simple answer for this question. अब ये वीडियो हमारा यहीं पर हम स्टॉप करेंगे, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे हम एक ही बार में समझ लें। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझना तो है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है इन वीडियो से, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तो और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको लेटेस्ट मिलते रहेंगे, मतलब जिस दिन मैंने अपलोड किया उसी दिन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सच्ची में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो के थ्रू जाना चाहिए तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी बातें तो बाद में, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन आपको समझा कि नहीं समझा ये जानने के लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और तो और मैं एक पूरा सेशन रख दूँगी सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस और डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सो प्लीज़ गो ऑन विद दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।